Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, the exam series में आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5B की, that is about narration passage. एंड आई होप कि इससे पहले की वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, उनको समझा होगा, उनको एंजॉय किया होगा और साथ साथ आपने अपने नोट्स भी मेंटेन किए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए उन सब वीडियोस के सेपरेट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इफ़ यू हैव एम्पल टाइम टू वॉच दिस वीडियो तो इसको अभी देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको पार्ट्स में देखना चाहते हैं या आप इसको स्किप करके देखना चाहते हैं तो अभी से वीडियो आप ना देखें, क्योंकि जब आपके पास टाइम होगा तभी इसको देखिएगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये वो टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। और वो इश्यूज़ क्यों होते हैं? क्योंकि नरेशन जब हम करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या पैसेज को, तो एक ही वक्त में आपको बहुत सारी चेंजेस का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे या आप इसको पार्ट्स में देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपसे मिस हो जाएंगे और वही बात है पेपर में आपको दोबारा से इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। सो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस टू ग्रैब दिस माइटी कॉन्सेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Students, if we talk about the table of content, I have divided the video in 6 separate parts और ये तो जनरली मैंने उसकी डिवीजन की है। इसमें एक एक पार्ट के अंदर अच्छी खासी डिस्कशन होगी। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक व्हाट नरेशन इज़ ऑल अबाउट, होता क्या है, और एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक को, इसकी टेक्निकलिटीज़ और इसके जो बाकी पर्सपेक्टिव हैं उनको समझने से पहले पता होना चाहिए कि नरेशन होता क्यों और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड पार्ट में हम फेडरल बोर्ड के पर्सपेक्टिव को जानेंगे कि पेपर के अतबार से फेडरल बोर्ड की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कितने मार्क्स हैं इसके, और ज़ाहिर जब ये हमारे जहन में ये चीज़ होगी तो हम उसको उतने ही बेहतर अंदाज से उसको कर पाएंगे। थर्ड पार्ट में हम वो सारी के सारे चेंजेस देखेंगे जिसके बारे में मैंने अब थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया आपसे कि वो चेंजेस क्योंकि एक ही वक्त में मल्टीपल चेंजेस हो रही होती हैं तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करूँगा इस पोर्शन को बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, और जितने भी माइनर और मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझाऊँ, आपको कुछ वीडियो के अंदर ही रिवाइज करवा दूँ ताकि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इसके साथ साथ पार्ट नंबर 4 में हम बाकी सेंटेंसेस को भी देखेंगे। होता ये कि जब हम नरेशन करते हैं तो हमारा फोकस हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे होता है, जिसको हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इसके अलावा वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, ऑपरेटिव सेंटेंसेज, इंपेरेटिव सेंटेंसेज। तो इन सेंटेंसेस को भी देखेंगे हम, इनको किस तरीके से इनकी नरेशन करते हैं और इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। पार्ट 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी है कि हमें पता चलेगा कि हम गलतियाँ बेसिकली करते क्या हैं। आप जब देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं आपके साथ स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स डिस्कस करूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें से ये फ़लाँ मिस्टेक मैं भी करता आ रहा हूँ या करती आ रही हूँ, और इस वीडियो के तवस्सुत से आपने उन मिस्टेक्स को ओवरकम करना है। जब उनकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, उसकी डिस्कशन आपके सामने आ जाएगी कि ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं और इसको कैसे ओवरकम किया जाए, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एंड पे आपकी क्यूरीज़ और आपकी कम्युनिटी वॉल पे जो इंटरेक्शन है और जो आपने वहाँ मैसेजेस किए, अपने कंसर्न्स शेयर किए रिगार्डिंग दिस टॉपिक, उसके बारे में इंशाल्लाह एक डिटेल डिस्कशन होगी ताकि वो सारी की सारी बातें बाकी स्टूडेंट्स के सामने भी आएँ, ताकि उनको पता चले कि इन एरियाज़ में बच्चों को इश्यूज़ हैं और वो इस टॉपिक को लेके ये उनके कंसर्न्स हैं। तो जब डिस्कशन होती है उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पड़ाव की जानिब, दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। नरेशन होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एकेडमिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और रियल लाइफ में इसकी क्या, किस पर्सपेक्टिव में इसको यूज़ किया जाता है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने एक एग्जांपल तो सेट की है, लेकिन उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट द डायरेक्ट स्पीच, द स्लाइड सेज दैट इट रेफर्स टू कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय समवन इनक्लोज्ड विद इन कोटेशन मार्क। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब आप किसी भी शख्स की बात को या किसी भी मुतकल्लिम होता है कलाम करने वाला, जिसको इंग्लिश में हम स्पीकर कहते हैं, जब किसी ने कोई बात कही और आप उसकी बात को एज इट इज़ कोट करते हैं, ठीक है, जैसे उसने बोला हूँ बहू वैसे ही अगर आप उसको कोट करेंगे तो उसको हम कहेंगे वो डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, और या डायरेक्ट वे ऑफ नरेशन है। और टेक्निकली ग्रामेटिकली हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? ये डायरेक्ट स्पीच के बरक्स है कि इट इज़ द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड विदाउट कोटिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स।
आफ्टर मेकिंग चेंजेस, कि जब आपने किसी की कही हुई बात को अपने पर्सपेक्टिव से जब आप पेश करेंगे तो उससे हम कहेंगे वो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच है। और जाहिर है जब आप उसको अपने पर्सपेक्टिव से पेश करेंगे तो उस पर फिर आप इन्वर्टेड कॉमास टेक्निकली नहीं लगाएंगे, कॉमन सेंस भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप उसको अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगे तो उसमें सर्टेन चेंजेस होंगी, क्योंकि जाहिर है अगर आपने मुतकल्लिम की बात को या स्पीकर की बात को एज इट इज़ बयान करना है तो आपको तो चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे उसमें। लेकिन जब आप उसके अंदर अपना पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे तो उसमें बहुत सारी चेंजेस फिर आएंगी, और वो चेंजेस क्या होंगी अगली आने वाली स्लाइड्स में हम उसको बड़े बेहतर अंदाज से देखेंगे और डिटेल में इंशाल्लाह पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ इस स्लाइड में, जिसमें 4 दोस्त हैं बेसिकली, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुस्समी और हैदर अली, ठीक है। और ये सारे इकट्ठे शाम को फुटबॉल खेलते हैं। हैदर अली जो हैं वो इनकी टीम के कैप्टन हैं। अब्दुर्रहमान और अब्दुस्समी जाते हैं अब्दुल्ला के पास कि आएँ और फ़ुटबॉल का मैच हमारा वहाँ जाना है खेलने के लिए। लेकिन अब्दुल्ला को कोई ज़रूरी काम है और अब्दुल्ला कहते हैं आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, घर का कोई काम होगा, मार्केट जाना होगा, तो वो कहते हैं मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। तो जब ये वापस आते हैं तो उनकी टीम कैप्टन जो हैं हैदर अली, वो पूछते हैं वेयर इज़ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कहाँ है, मैंने तो आपको अब्दुल्ला को बुलाने के लिए कहा था। उनमें से जो अब्दुर्रहमान है वो रिप्लाई करते हैं, और वो रिप्लाई 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि वो ये कहें कि अब्दुल्ला सेड आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, और दूसरा तरीका क्या है, अब्दुल्ला सेड दैट ही वाज गोइंग फॉर शॉपिंग। तो अब इन दोनों तरीक़ों से वो बात जो अब्दुल्ला ने बोली थी वो हैदर साहब को यानी कैप्टन साहब को बताई जा सकती है, ठीक है। अगर तो अब्दुर्रहमान वो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि अब्दुल्ला ने कहे, जैसे अब्दुल्ला ने क्या कहा, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, जो कि मैंने रेड में लिखा हुआ है, और उस बात को एज इट इज़ बयान कर देते हैं कि अब्दुल्ला सेड, अब्दुल्ला ने कहा आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, ख़रीदारी के लिए जा रहा हूँ। अगर वो ऐसे कहते हैं तो वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होगी, यानी कि डायरेक्ट वे में उसको कोट किया गया, इसीलिए उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज किया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अब्दुल्ला सेड दैट ही वाज गोइंग फॉर शॉपिंग, इस तरीके से भी कहा जा सकता है, और इसमें आपको कोई इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इस पूरे सिनेरियो में जो है वो अब्दुल्ला स्पीकर था, यानी कि मुतकल्लिम था, कलाम करने वाला था, बात करने वाला था। अब इसकी बात को हैदर को बताना था, और बताने के 2 वेज़ थे, एक डायरेक्ट वे था और एक इनडायरेक्ट वे था। अगर वो डायरेक्ट वे को यूज़ करेंगे तो उसकी बात को एज इट इज़ लेंगे और उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे, और इस तरीके को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जो दूसरा तरीका है उसमें हम उसकी बात को एज इट इज़ बयान नहीं करेंगे, बल्कि उसमें सर्टेन चेंजेस करेंगे, ठीक है, और अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगे, उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और नरेशन क्या होता है, किसी की बात को नरेट करना, ठीक है। नरेट करने के 2 तरीके जो आपके साथ मैंने शेयर कर लिए हैं। आप यही वेब जो है वो अपनी कॉपीज़ पे बना सकते हैं, और इस तरीके से कोई भी सिनेरियो क्रिएट करके आपको ये अच्छे से समझ आ सकता है। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड पड़ाव के जानिब, जो कि फेडरल बोर्ड का पर्सपेक्टिव है, और हर वीडियो में हम इस को लाजमी डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि फेडरल बोर्ड इस क्वेश्चन को किस तरीके से सेट करता है, क्या उसके मार्क्स एलोकेशन है और उसकी क्या स्टेटमेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड इंस्ट्रक्शंस, दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ asking the student to change its narration from direct to indirect and vice versa. There will be 6 changes of narration with 1 mark each. Other identical questions based on grammar may also be asked. अब इससे हमें क्या एक्सट्रैक्ट किया कि ये पैराग्राफ की फॉर्म में आता है। वैसे मैंने स्लैश सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे वो लिखते हैं ना फेडरल बोर्ड वाले कि अदर आइडेंटिकल क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, तो अब हमने इसको हर लिहाज से प्रिपेयर करना है। हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे पैराग्राफ की जानिब। ऑल्दो कि ये कंफर्म है कि आपके पेपर में पैराग्राफ ही आएगा, सेंटेंसेस नहीं आएंगे, लेकिन आपने इस कंसेप्ट को इसलिए सेंटेंस के पर्सपेक्टिव से भी करना है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। कोई एक सेंटेंस दिया और पूछा जाएगा इसका कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव, आपने ये नहीं देखना है कि ये पेपर में किस तरीके से पूछा जा रहा है, पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसके बाकी जो तरीके हैं वो भी पता होने चाहिए। इसीलिए फेडरल बोर्ड ने हर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अदर आइडेंटिकल आइटम्स या अदर आइडेंटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर में ऑल्सो बी आस्क्ड। उसकी रीज़न यही है, ठीक है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। उसके बाद फेडरल बोर्ड की इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें डायरेक्ट स्पीच होगी और उसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट दिया और उसको आपने डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये दोनों तरीके हैं। बच्चे क्योंकि एक्सपेक्ट ज़्यादा ये करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में आएगा, हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो उस पे फोकस ज़्यादा कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हमने कॉलेज में जब इंटरनल टेस्ट लिए बच्चों के और वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा और बच्चों को इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करो, तो उन्होंने कुछ तीसरी किस्म की एक नई पैदावार वहाँ पे जो है ना पेपर हमें शो करके बता दी कि भाई एक नई चीज़। हमने कहा ये क्या है, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों थे। तो आपने क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना है और देखना है कि हमसे पूछा क्या गया।
अगर वो सिंपली कह रहे हैं कि चेंज द नरेशन, तो इसका मतलब वो खुद आपने पहचानने कि वो डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, तो उसको ज़्यादा दूसरी जो रह जाएगी उसमें आपने कन्वर्ट करना होगा। उसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ होगा उसमें 6 चेंजेस होंगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि नॉर्मली 4 सेंटेंसेस होते हैं, 3 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 4 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और 4 सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड इंस्ट्रक्शन उसमें 6 जगह पे चेंजेस होती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपने एग्जैक्टली वो 6 नहीं देखना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा थोड़ा सा ये रूल थोड़ा सा वायलेट हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि एग्जामिनर्स भी चेक करते हुए कोई बिल्कुल तराजू में तोल के नहीं चेक करते कि एक गलती है तो दूसरी गलती है तीसरी, वो जनरली आपकी पूरी स्टेटमेंट को पढ़ रहे होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरी डिस्कशन की वो कौन सी चेंजेस हैं जो हमें जिनका ख्याल रखना है। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि वो एक ही वक्त में आपको 3-4 चेंजेस का सामना करना पड़ता है, उन चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। तो इस पूरी डिस्कशन को आपने बहुत अच्छे से सुनना है, ताकि जब आप हर एक चेंज पे बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो पेपर में जब 2-3 चेंजेस एक ही वक्त में हो रही होंगी तो आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपके लिए 5 चेंजेस जो हैं वो मेंशन की हैं। सबसे पहला जो जिस पे हम बात करेंगे दैट इज़ रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, कि कैसे हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने और रिमूव करने के बाद हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, वो डिस्कशन ज़ाहिर आगे आएगी। सेकंड जो चेंज आएगा दैट इज़ ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन ये बहुत बड़ा चेंज है। थर्ड वन इज़ चेंज ऑफ टेंस, फोर्थ वन इज़ चेंज इन टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन, एंड फिफ्थ वन इज़ पैराग्राफ फॉर्म, जो कि एडिशनल चेंजेस हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि इससे पहले आप लोग सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते रहें या डायरेक्ट में कन्वर्ट करते रहें, लेकिन अब क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपके कोर्स में पैराग्राफ आ रहा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एडिशनल चीज़ें जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है। इन सब में जो अगर मैं 2 को कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा अगर उसमें कोई एक भी गलती हुई। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोनाउन का चेंज है और टेंस का चेंज है। अगर आपके ये दोनों चेंजेस ठीक हैं तो आपको बाकी चेंजेस समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आखिरी दर्जे की बात ये कि ये 2 चेंजेस तो आपके बिल्कुल भी इस पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक एलिमेंट पे कि सबसे पहला जो हमारा चेंज था वो रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास था। स्टूडेंट्स, इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास दैट इज इन कोटेशन मार्क आर रिमूव्ड बिकॉज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट बीइंग कोटेड, ठीक है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो क्योंकि आप एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट नहीं कर रहे होते तो इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इंस्टेड द फोकस शिफ्ट्स टू रिपोर्टिंग द कंटेंट ऑफ व्हाट वाज सेड विदाउट डायरेक्टिंग कोटिंग इट, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है वो क्या होती है कि जो कहा गया उसको मैंने अब जो है वो रिपोर्ट करना है, उसको मैंने नरेट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपका फोकस वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए आप इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं करते। बहरहाल बाकी 2 लाइनों को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हमारे जहन में ये होता है कि जब भी हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम दैट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स हर बार ये नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा। मैं आपको तीनों एग्जांपल्स एक दफ़ा पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ दोबारा से इस पॉइंट पे आऊँगा। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच दैट इज़ शी सेड आई विल जॉइन यू लेटर, और इसके इनडायरेक्ट है शी सेड दैट शी वुड जॉइन अस लेटर। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लें और एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपसे आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है जब हम टेंसेस के पोर्शन में आएंगे, लेकिन यहीं पे आपको बता दूं कि 2 बेसिकली पोर्शंस हैं। एक वो पोर्शन है जो आपका इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है और दूसरा वो पोर्शन है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और इन दोनों पोर्शंस को सेपरेट करने के लिए एक कॉमा लगाया जाता है दरमियान में। शी सेड के बाद आपको एक छोटा सा कॉमा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्वर्टेड कॉमास वाला पोर्शन है वो पहले आ जाए, जैसे कि हमारी थर्ड एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा हुआ है वो आपको बाद में नज़र आ जाए। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पहले लिखा हुआ है या बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट जब करना है, शी सेड आई विल जॉइन यू लेटर को जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे लिखेंगे, शी सेड दैट शी वुड जॉइन अस लेटर। इस एग्जाम्पल में आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बाद वहाँ पे क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, ठीक है। बाकी चेंजेस पे ना जाइएगा, अब इस स्लाइड पे आप सिर्फ और सिर्फ कॉमास पे और दैट पे फोकस कीजिएगा, बाकी चेंजेस हम बाद में देखेंगे। हम इसको स्टेप वाइज लेके चलेंगे ताकि चीज़ें आपस में मिक्सअप ना हो, ताकि आप उसमें ज़्यादा मुश्किल में ना पड़े। सेकेंड एग्जाम्पल में ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। अब वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हुए और इन्वर्टेड कॉमास भी रिमूव होंगे, और जो दोनों स्पीचेस हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, उनके दरमियान में जो कॉमा है मैं आपके लिए आसान करता हूँ, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा हुआ है और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में जो कॉमा है वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थर्ड एग्जाम्पल जो है उसमें ऐसा नहीं हो रहा, उसमें हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच है दैट इज़ प्लीज़ क्लोज द डोर शी रिक्वेस्टेड।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉमा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पोर्शन और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले पोर्शन के दरमियान में जो कॉमा है जो शी रिक्वेस्टेड से पहले आया है वो तो कॉमा रिमूव हो गया, इन्वर्टेड कॉमास भी रिमूव हो गए, लेकिन यहाँ पे दैट नहीं आया। ठीक है, तो ये मैं आपसे डिस्कशन आगे जाके करूँगा जब मैं आपसे इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करूँगा। इस डायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम लोग दैट का इस्तेमाल नहीं करते। शी रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज द डोर। ठीक है, ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमने वो एक चीज़ें बचपन से चलती आ रही हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस हमने ऐसे सेंटेंसेस की है जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो हमें लगता है कि हर किस्म के सेंटेंस में हमने दैट लगाना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड चेंज की जानिब जो कि प्रोनाउन का चेंज है, और इसको पढ़ते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच प्रोनाउंस मस्ट बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर एंड द लिसनर। जब आप प्रोनाउन को चेंज करते हैं तो वो आपने इनडायरेक्ट स्पीच के पर्सपेक्टिव से आपने चेंज करना होता है, जो कि स्पीकर की या लिसनर की जो है वो उसका पर्सपेक्टिव। अब इससे क्या मुराद है, ये तो बात थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेगी, आपको समझ नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे आपकी इस स्लाइड के साइड पे लिखा हुआ है सन, SON सन। तो ये सन फॉर्मूला है जिसमें आप S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N का मतलब है नो चेंज, और ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और थर्ड पर्सन अगर आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, N फॉर नो चेंज। अब आई एम 100% श्योर कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, क्योंकि आप लोगों से ये डिस्कशन मेरी पहले हो चुकी है। लेकिन कुछ गंदे बच्चे होंगे ग्रुप में जिन्होंने रिवाइज़ नहीं किया होगा या जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी होंगी प्रॉपरली या जिन्होंने स्किप किया होगा, तो चले उनके लिए रिवाइज़ कर देते हैं कि फ़र्स्ट पर्सन मुतकल्लिम को कहते हैं, जो कलाम करने वाला होता है, जो स्पीकर होता है। मैं आपसे बात करूं तो मैं अपने लिए आई का प्रोनाउन यूज़ करूंगा, और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो वी का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए यू का प्रोनाउन यूज़ करूँगा, और सिंगुलर के लिए भी यू होता है और प्लूरल के लिए भी यू का प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप बात करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे एक रिस्पेक्टेड टीचर सर सईदुर रहमान है, उनके बारे में बात करता हूँ, ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, तो उनके लिए मैं ही का प्रोनाउन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन वो होता है जो जिसके बारे में आप बात करते हैं। वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, ज़्यादा हैं तो दे हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन अगर आ जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इससे क्या मुराद, इसको अप्लाई करते हैं अपने एग्जांपल्स पे। हमारे पास सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, आई एम एक्साइटेड शी सेड। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शी सेड आई एम एक्साइटेड। अब आपने जो पर्सन्स देखने हैं जिन प्रोनाउन के चेंज की हमने बात की, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले की बात हो रही है, क्योंकि प्रोनाउन बाहर भी आ रहा है। शी सेड में भी शी प्रोनाउन है और आई एम एक्साइटेड में भी आई प्रोनाउन है। समझ आ रही है आपको? तो आप इन दो प्रोनाउंस को आपस में मिक्स नहीं करना। सबसे पहली बात कि जो हमने सन फॉर्मूला पढ़ा है, जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, जिसके बारे में डिस्कशन की है, वो अप्लाई होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा हुआ है, आई एम एक्साइटेड। तो यहाँ पे जो आई के प्रोनाउन है, मुझे इसको चेंज करना है। इसको मैंने किसके पर्सपेक्टिव से चेंज करना है, क्योंकि आई तो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, अब जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इस पूरी स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच को, तो आप लिखेंगे शी सेड दैट। अब यहाँ पे जो आई है, आई से मुराद क्या आएगा, आई से मुराद ही आएगा, आई से मुराद शी आएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर अगर आप देखें तो वहाँ पे शी लिखा हुआ है जो कि सब्जेक्ट है। शी सेड उसने कहा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, तो मुझे यहाँ पे आई को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे होता लेट्स सपोज शी सेड टू अहमद, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो आई के प्रोनाउन है वो शी के पर्सपेक्टिव से चेंज होगा या अहमद के पर्सपेक्टिव से चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ही भी तो आ सकता है, तो वहाँ पे क्योंकि शी जो है वो सब्जेक्ट प्लेस पे है, तो हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है। तो शी सेड दैट शी वॉज एक्साइटेड। तो आई होप कि मैंने चीज़ों को मिक्स नहीं किया और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वी विल हेल्प यू, दे टोल्ड हिम। दे टोल्ड हिम दैट, अब यहाँ वी का प्रोनाउन था, वी भी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। अब आपने इन्वर्टेड कॉमा से बाहर देखा तो सब्जेक्ट क्या था, दे टोल्ड हिम। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यस गुड, ऑब्वियसली दे, तो दे के अकॉर्डिंगली आपने चेंज किया। अब दे के अकॉर्डिंगली चेंज करने से मुराद ही नहीं कि अगर वहाँ दे लिखा है तो दे ही लिखना है, क्योंकि इस एग्जांपल में एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है ना, तो आप ये ना समझिएगा, उसके पर्सपेक्टिव से आपने लिखना है। दे टोल्ड हिम दैट दे वुड हेल्प हिम। थर्ड एग्जाम्पल में देखिएगा, यू शुड ट्राई दिस, ही एडवाइज्ड मी।
इसको इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू क्योंकि सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ही एडवाइज्ड मी टू ट्राई दैट। अब यहाँ पे थोड़े कंट्रोवर्सी आएगी, बच्चे शायद कमेंट्स में भी कहें कि समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसके दो आंसर्स बनते हैं। एक तो इसका ये आंसर बनते हैं, मैं आपको आसान वाला आंसर, मुझे दूसरा वाला लिखना चाहिए था, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। ही एडवाइज्ड मी दैट आई शुड ट्राई दैट, ये इसका आंसर बनता है यहाँ पे, जिससे आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ऑल्दो के दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, ये बात की डिस्कशन है, ये एडवांस डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे बनेगा ही एडवाइज्ड मी दैट आई शुड ट्राई दैट। अब यहाँ पे आई क्यों आया, यू था, वो अकॉर्डिंग टू यू क्योंकि सेकंड पर्सन है और वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब ही एडवाइज्ड मी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यस इसमें ऑब्वियसली इसमें ही सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, गुड। तो हमने इसको चेंज करना है, इस यू को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पर्सपेक्टिव से चेंज नहीं करना, क्योंकि यू क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। तो हमने उसकी जगह कहा आई। ही एडवाइज्ड मी दैट आई शुड ट्राई दैट, ठीक है। तो आपने थर्ड सेंटेंस से कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं, इन्वर्टेड कॉमास की डिस्कशन आई होप कि क्वाइट सिंपल थी और आपको पहले से पता थी। प्रोनाउन का चेंज अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से देखिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा, उससे पहले आपने आगे नहीं बढ़ना। स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और देखते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बेसिकली यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आपको जो प्रोनाउन का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने उस पर थोड़ी सी एक स्लाइड और बनाई मज़ीद डिटेल में उसको आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, ताकि जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी आप अगली चीज़ों को इनके साथ मिक्स करते रहेंगे, मर्ज करते रहेंगे। तो इसलिए इस स्लाइड को देखिएगा। इसमें एग्जाम्पल है, दे सेड वी आर गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ मुझे वी को चेंज करना है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, दे सेड दैट, क्योंकि वी मेरे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मैंने आपके आसानी के लिए ब्रैकेट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप स्लाइड्स को देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मेरे पास क्या था, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर दे, तो मैंने दे के अकॉर्डिंगली चेंज किया। दे सेड दैट दे वर गोइंग टू मार्केट। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच क्या है, यू आर वेरी एक्टिव, अब्दुल्ला सेड टू आयशा। अब्दुल्ला ने आयशा से कहा तुम बहुत एक्टिव हो। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो अब्दुल्ला सेड टू आयशा दैट। अब यहाँ पे जो यू है ये किस में चेंज होगा, यू क्योंकि सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अब्दुल्ला या आयशा है। अब्दुल्ला सब्जेक्ट है और आयशा मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। तो हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिखा है शी वॉज वेरी एक्टिव, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल को देखिएगा, ही प्लेज वेल, हैदर सेड। हैदर ने कहा ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है। हैदर सेड दैट। अब ही जो है ये थर्ड पर्सन है, हमने क्या कहा था, SON, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, तो ही था तो ही रहेगा। हैदर सेड दैट ही प्लेड वेल। तो आई होप कि इस डिस्क्रिप्शन से और इस स्लाइड से आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो गई हैं। अब अगर आपको समझ आ चुकी है तो आप आगे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको यहाँ तक कन्फ्यूजन है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, आप दोबारा से इन दो स्लाइड्स को देखें, उसके बाद आगे मूव करें। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने थर्ड चेंज की जानिब, दैट इज़ अबाउट टेंस। और जैसा प्रोनाउन हमारे पास बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चेंज था, इसी तरीके से टेंस का जो चेंज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं टेंस को समझाने के लिए आपको ये चीज़ समझा दूँ कि दे सेज वी आर गोइंग टू द मार्केट। अब इस डायरेक्ट स्पीच में वी हैव टू पोर्शंस, जो कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगली आने वाली स्लाइड में आपसे डिस्कस करूँगा। दे सेज जो है ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है और वी आर गोइंग टू द मार्केट ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। वो पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और वो पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए दरमियान में एक छोटा सा आपको कॉमा नज़र आ रहा होगा वाइट कलर का। और जो रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट स्पीच में, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, ये हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको समझाना मकसद था रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपको एक वर्ब भी नज़र आ रहा होगा जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, सेज, तो इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी आपको वर्ब नज़र आ रहा होगा, उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लग रही हैं तो आप यही समझें कि एक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन ज़रा मैं आपको जब एकेडमिकली पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको वो सारी टर्म्स भी साथ में समझानी है। अच्छा, जब आप टेंस को चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा से बाहर देखना है, ठीक है। ये पोर्शन पहले भी हो सकता है और ये पोर्शन बाद में भी हो सकता है, इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपने इन्वर्टेड कॉमा से बाहर देखना है। अगर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो पोर्शन लिखा हुआ है दैट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच, उसके वर्ब को देखना है।
जिसको हम टेक्निकली रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसकी तीन ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो प्रेजेंट में होगा, या वो फ्यूचर में होगा, या वो पास्ट में होगा। ठीक है, इसके अलावा चौथा तो कोई टेंस हो नहीं सकता ऑब्वियसली। तो वो प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, या पास्ट में होगा। अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा जब हम इस पूरे के पूरे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जब भी आपने किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपने इन्वर्टेड कॉमा से बाहर देखना है। उसके बाहर का जो पोर्शन है, दे सेज है या ही सेड है या कुछ भी है, उसको आपने देखना है और उसके वर्ब को देखना है। अगर वो वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो जब हम उस पूरे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी चेंजेस आएंगे, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो हुआ पास्ट टेंस में, जैसे सेड आ गया, यहाँ पे तो एग्जांपल में आपको दे सेज आ रहे हैं ना, जो कि प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब है जब हम इस पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता दे सेड, तो जब हम इस पूरे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते तो उसमें चेंज आता, और क्या चेंज आता वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। तो आई होप कि ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी और आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इन स्लाइड्स पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है क्योंकि ये जो एरोज़ और ये सारा लिखना ये सब मैंने खुद से टाइप किया और ख़ुद से बनाया। यू कांट इमेजिन कि इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगा मुझे। ठीक है, तो आपको आई होप कि अब तक यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। अब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो पोर्शन है उसके टेंस में चेंज आएगा, और क्या चेंज आएगा वो मैं आपसे डिस्कस करूँ। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में हुआ तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अब वो प्रेजेंट के चारों टेंस की बात करता हूँ। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हुआ तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लुब्बे लुबाब ये कि अगर वो प्रेजेंट टेंस हो तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो होगी बात हमारी प्रेजेंट टेंस की। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पोर्शन है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर वो पास्ट में हुआ तो फिर क्या करेंगे। अगर तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो पास्ट परफेक्ट में हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और अगर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हुआ तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ही रहेगा। अब इन दोनों में चेंज नहीं आएगा। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आपने जो पास्ट टेंस है उसके बारे में ये याद रखना है कि मुझे परफेक्ट का वर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे सेट करना है। मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ग्रीन कलर उसको किया हुआ है कि पास्ट इनडेफिनिट, इसमें परफेक्ट तो कोई नहीं आ रहा तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिए पास्ट परफेक्ट में। सेकंड जो था पास्ट कॉन्टीन्यूअस, इसमें भी परफेक्ट नहीं आ रहा तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। थर्ड और फोर्थ में देखिए पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का लफ्ज़ तो आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट का लफ्ज़ फिर भी आ रहा है। तो इन दोनों को आपने कोई चेंज नहीं करना, इन दोनों को आपने एज इट इज़ रखना है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने प्रेजेंट की बात कर ली, हमने पास्ट की बात कर ली, अब चलते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर के लिए आप ये याद रखिए कि विल वुड में चेंज होगा और शैल शुड में चेंज हो जाएगा। आई होप कि ये पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर है। थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, थोड़ा सा सब्र करें। जिन बच्चों को समझ आ गई है आई होप कि वो फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं कि बार बार चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं। मेरा इसका मकसद ये कि आपको साथ साथ में चीज़ें याद भी करवा दूँ, और जिन बच्चों को नहीं समझ आई उनका रिकैप हो जाएगा। जब आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले पोर्शन में देखते हैं, और मोर स्पेसिफिकली आप उसके वर्ब को देखते हैं। अगर उसका वर्ब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो पोर्शन है उसका वर्ब अगर पास्ट फॉर्म में है तभी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए चेंजेस आएंगे टेंस में, अदरवाइज टेंस का चेंज नहीं आएगा। और वो क्या चेंजेस आएंगे कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट में हुआ तो उसकी सूरत हाल आपके सामने मैंने लिखी हुई है कि पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो यही चेंजेस आएंगे। और अगर वो विल है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, अगर वो शैल है तो वो शुड में चेंज हो जाएगा। और अगर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो लिखा है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो अंदर टेंस का चेंज नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। हमारी कहानी तो आपने थ्योरी समझा दी, लेकिन किसी सेंटेंस से आप समझाएं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल है, अली सेज आई एम इल।
अब यहाँ पे जो सेज वर्ब है, हमने कहा था सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इन्वर्टेड कॉमा से बाहर देखना है। तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर क्या लिखा हुआ है? अली सेज। तो वर्ब क्या है इसमें? सेज। ये तो प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब है जब हम इस अली सेज आई एम इल को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसका जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और आपने देखा कि जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया, जो कि बना अली सेज दैट ही इज़ इल, तो वहाँ पे एम आ रहा था, यहाँ पे इज़ आ रहा था। इज़, एम, आर तीनों प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आया। आई होप कि आपको अब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में अली सेड आई एम इल। अब देखिए एग्जाम्पल सेम है, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा हुआ है वो चेंज है। अब सेड क्योंकि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस जब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आ जाए तो फिर क्या होता है? फिर टेंस का चेंज आता है। तो जब मैंने इसको कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आंसर बना अली सेड दैट ही वॉज इल। पहले था आई एम इल और बाद में वो ही वॉज इल, तो एम किस में चेंज हो गया? वॉज में चेंज हो गया। तो पहले प्रेजेंट टेंस था, अब तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होना था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होना था। तो सिंपली प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाना था। तो ये जो एम है, इज़, एम, आर किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि अब आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि ये जो पीछे पूरी हमने राम कहानी पढ़ी और जो पूरी थ्योरी सर ने एक बम्बार्डमेंट की, ये करोगे तो वो हो जाएगा और ये करोगे तो वो हो जाएगा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब हम फोर्थ चेंज को देखने जा रहे हैं कि चौथा जो हमारा चेंज आएगा वो प्लेस एंड एक्सप्रेशन का आएगा। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच, expressions related to time and place often undergo changes to reflect the perspective of the reporting speaker. Common phrases like here may change to there, and time references such as today, tomorrow, or yesterday are adjusted to maintain clarity in the reported context. This helps provide a more accurate representation of when and where the original statement was made. अब एग्जाम्पल से इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको अपनी आसान भाषा में समझा दूंगा। सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, दैट इज़ आई विल मीट यू हियर टुमारो। अब मैंने यहाँ पे वो ही सेड और शी सेड नहीं लिखा, क्योंकि मेरा फोकस इस स्लाइड में आपको जो बाकी एक्सप्रेशंस हैं, प्लेस और टाइम के जो एक्सप्रेशंस हैं वो समझाना था। आई विल मीट यू हियर टुमारो। शी सेड दैट शी वुड मीट मी देयर द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज हो गया? द नेक्स्ट डे में। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में टुडे किस में चेंज हो जाएगा? दैट डे में। और येस्टरडे किस में चेंज होएगा? द डे बिफोर में। तो ये कुछ और चेंजेस हैं जो आपके साथ डिस्कस करना थी, तो मैंने इसको जल्दी इसलिए बताया कि आई होप कि ये चीज़ें यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दीज टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक्टिव वैसे में भी आप लोग ये करते आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से भी ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं। तो टुमारो चेंज हो गया द नेक्स्ट डे में, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, और येस्टरडे चेंज हो जाएगा द डे बिफोर में। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, दैट इज़ सम अदर चेंजेस इन पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर से पहले जो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कॉन्सेप्ट को समझते रहें, वो आप सेंटेंसेस को लेके समझते रहें। अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ईयर में पैराग्राफ को हमने चेंज करना है, तो उसमें कुछ एडिशनल चेंजेस हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग रूपा, सेड सुहेल, हाउ मच प्रिपरेशन हैव यू टेकन फॉर द अपकमिंग HSSC एग्जाम? A great preparation, replied she. I hope I shall get 90+ marks in every subject. How confident you are, said Sohail. तो सबसे पहले जो आपने काम करना होता है जब भी आप किसी भी पैसेज को कन्वर्ट करने जा रहे होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में, आपने पूरे पैसेज को पढ़ के सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो डायलॉग है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, किसका डायलॉग है। क्योंकि वो दो बंदों की बात चल रही होती है, दो अशास का आपस में एक मुकालमा, या आप कह सकते हैं वो कॉन्टेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया होता है पेपर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला इन्वर्टेड कॉमास में पोर्शन लिखे ये किसका डायलॉग है और दूसरा जो है वो किसका डायलॉग है। तो सबसे पहले आप 2 कलर के मार्कर्स ले लें, एक ब्लू ले लें और एक ब्लैक ले लें, और अंडरलाइन करें। यानी कि जो रूपा के जो डायलॉग्स हैं उनको अंडरलाइन करें ब्लू से, और सोहेल को जो डायलॉग्स हैं उनको आप अंडरलाइन करें ब्लैक से। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ये उसकी बात है और ये उसकी बात है, ठीक है। जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो प्रोनाउन की गलती से आप बच जाएंगे। तो सबसे पहले काम आपने पेपर में इस पूरे को पढ़ने के बाद या जब आप इनकी प्रैक्टिस करें तो आपने ये काम करना है। अब मेरा मकसद यहाँ पे आपको, ये तो एक टेक्निकल पॉइंट था जो आपसे थोड़ी देर बाद भी डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि पैराग्राफ करते हुए यहाँ पे आ गया अ ग्रेट प्रेपरेशन। अब मैंने तो टेंस को पढ़ा है, ये तो मेरे पास एक फ्रेज फॉर्म आ गई, एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको मैं कैसे चेंज करूं, ठीक है। अगर तो मेरे पास एक कंप्लीट सेंटेंस होता, हाउ मच प्रिपरेशन हैव यू टेकन फॉर द अपकमिंग HSSC एग्जाम, तो मैं देखता कि ये प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, और वो सारी की सारी चेंजेस हमने पीछे पढ़ी। लेकिन मसला ये कि यहाँ पे लिखा हुआ अ ग्रेट प्रिपरेशन,
अब ये तो फ्रेज फॉर्म में, अब मुझे इसको किस टेंस में लेके चलना है, तो आपके पैराग्राफ को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आप उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब अ ग्रेट प्रिपरेशन किस पर्सपेक्टिव से कहा गया या किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग रूपा, सेड सोहेल। सोहेल ने रूपा से कहा गुड मॉर्निंग। हाउ मच प्रिपरेशन हैव यू टेकन फॉर द अपकमिंग एसएससी एग्जाम। अब अ ग्रेट प्रिपरेशन उसके आंसर में कहा गया, तो इसका आंसर कंप्लीट आंसर क्या बनता है, आई हैव टेकन अ ग्रेट प्रिपरेशन। ठीक है, यही आंसर बनता है ना। तो अब यहाँ पे मसला शुरू में ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि टेंस कौन सा है, क्योंकि ये फ्रेज की फॉर्म में था। अब जब मैंने इसको उस क्वेश्चन के आंसर के मुताबिक देखा, क्योंकि क्वेश्चन था हाउ मच प्रिपरेशन हैव यू टेकन, तो इसका आंसर होगा आई हैव टेकन अ ग्रेट प्रिपरेशन। ये डिफरेंस होता है कि जब हम सेंटेंसेस को और पैराग्राफ को करते हैं, कि पैराग्राफ में क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही होती है तो उसमें आपको खुद ब खुद टेंस को पहचानना पड़ता है उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आंसर भी उसने प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है कि आई हैव टेकन अ ग्रेट प्रिपरेशन। तो हमने उसका जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपने देखा कि यहाँ लिखा शी रिप्लाइड दैट शी हैड टेकन अ ग्रेट प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो आंसर भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में ही था ऑब्वियसली। तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज़ हैड। तो आई होप कि आपको ये चेंज समझ आ गया होगा कि जब फ्रेज की सूरत में आ जाए या बाज़ दफ़ा एक वर्ड भी आ जाता है, वो भी डिस्कशन आपके साथ अगली आने वाली स्लाइड्स में की जाएगी। ठीक है, तो एक वर्ड भी आ जाता है, अब उस वर्ड को आपने देखना होता है कि उसका सवाल क्या था, उस सवाल से आपने उसका टेंस निकालना है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है और फिर आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है। इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस हैं, लाइक नॉर्मली हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हर तरह के सेंटेंस के लिए जब हम नरेशन करते हैं तो वो डिफरेंट होती है। जैसे हमने स्टार्ट में वो जब इन्वर्टेड कॉमर्स को हम कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जब हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस आया तो वहाँ हमने दैट नहीं लगाया। तो इस तरह की चेंजेस भी कुछ ऐसी होती हैं जो आपको जहन में रखनी है, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और फ्रेज फॉर्म, जैसे कि आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन हुई, और बाज़ दफ़ा सिंगल वर्ड्स भी आ जाते हैं। अब उनका क्या किया जाए, उनके कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझा जाए, ये सारी की सारी डिस्कशन आपके साथ की जाएगी। सबसे पहले आप जो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए गुड मॉर्निंग रूपा, तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद, पूरा ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ गई कि जो कन्वर्सेशन हो रही है वो रूपा और सोहेल के दरमियान में हो रही है। ठीक है, तो जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो आपने लिखा सोहेल विश्ड रूपा गुड मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है कोई विश हो या अल्लाह हाफिज़ का हो, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं आप उनको ऐसे आंसर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चेंज देखते हैं। यहाँ पे आंसर में लिखा है सोहेल विश्ड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ मच प्रिपरेशन शी हैड टेकन फॉर द अपकमिंग एसएससी एग्जाम। अभी स्लाइड में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, दो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, एंड आस्क्ड और एंड एडेड दैट। जब आपने पैराग्राफ की सूरत में नरेशन को करना होता है तो आप क्या करते हैं कि अगर एक ही शख्स के दो डायलॉग्स हों कंसेक्यूटिव तो आप उन दोनों को आपस में मर्ज कर सकते हैं, बल्कि करते हैं उनको आपस में मर्ज। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो आपको प्रोवाइड किया गया गुड मॉर्निंग रूपा सेड सोहेल हाउ मच प्रिपरेशन हैव यू टेकन फॉर अपकमिंग HSSC एग्जाम। अब ये दोनों डायलॉग्स यानी कि गुड मॉर्निंग रूपा वाला डायलॉग और हाउ मच प्रिपरेशन ये एक ही शख्स का है, लेकिन उसको ब्रेक करके लिखा हुआ, यानी कि उसको एक ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा हुआ। तो आपने क्या किया कि सोहेल विश रूपा गुड मॉर्निंग और उसी को कंटिन्यू किया, उसके लिए फुल स्टॉप लगा के अलग से सेंटेंस नहीं बनाया। ठीक है, ये फ़र्क होता है सेंटेंसेस में और पैराग्राफ में। तो आपने एंड आस्क लिख के और पूछा, क्या पूछा वो अगली बात आगे चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी एक शख्स के दो डायलॉग्स इकट्ठे हों और दरमियान में ब्रेक आया हो, जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में था, तो उन दोनों को आपने मर्ज कर देना है। ठीक है, एंड का इस्तेमाल करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। इसी तरीके से नीचे आप देखें जो यहाँ पे लिखा गया अ ग्रेट प्रिपरेशन रिप्लाइड शी आई होप आई शैल गेट 90+ मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। अब ये दोनों डायलॉग्स जो हैं ये रूपा के डायलॉग्स हैं। ठीक है, तो आपने उसमें क्या लिखा कि शी रिप्लाइड दैट शी हैड टेकन अ ग्रेट प्रिपरेशन एंड एडिड दैट, और मज़ीद कहा कि, और उसमें मज़ीद इजाफा किया कि शी होप दैट शी वुड गेट 90+ मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक ही शख्स के दो डायलॉग्स कंसेक्यूटिवली आ जाएं तो आपने उन दोनों को कंपाउंड सेंटेंस की सूरत में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक और चेंज। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आया हमारे पास हाउ कॉन्फिडेंट यू आर सेड सोहेल, कि तुम कितनी कॉन्फिडेंट हो, कितनी पूरी एतमाद हो। तो अब बच्चे मुझे बताएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, थोड़ा सा सोचें इसके बारे में।
ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जिन बच्चों को इसका आंसर पता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आई तो उनको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उस पर वीडियो बनेगी, परेशान नहीं होना आपने। तो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, तुम कितनी कॉन्फिडेंट हो, और इसके आगे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र भी आ रहा है। अच्छा, जब हम किसी को कहते हैं यार तुम कितने ज़हीन हो, तो बेसिकली हम उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते, ठीक है, हम उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, हम उसे ये कह रहे होते हैं कि वो बहुत ज़हीन है। तो इसको आपने जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने देखें कैसे कन्वर्ट किया हुआ, ही एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर को आपने सबसे पहले सिंपल फॉर्म में देखना है। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर का मतलब ये कि तुम कितने ज़हीन हो, और सादा अल्फाज में यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। प्रेजेंट टेंस था, अब इसको पास्ट में चेंज करेंगे, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। आई होप कि आपको ये जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गई है, क्योंकि बच्चे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में गलती करते हैं, वो उसको क्वेश्चन फॉर्म में ले जाते हैं। वो ये समझते हैं कि यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है तो वो हाउ की फॉर्म में यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सूरत में उसको ले जाते हैं, और वहाँ पे वो गलती करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डील विद द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए, और सवाल दो किस्म के होंगे। एक वो सवाल जिसका येस या नो में आंसर किया जा सकता है, और एक वो सवाल जिसका येस या नो में आंसर नहीं किया जा सकता। मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप लाहौर जाएंगे, तो आप कहेंगे हाँ मैं जाऊँगा, या आप कहेंगे मैं नहीं जाऊँगा। इसका आंसर येस या नो में किया जा सकता है। तो अगर ऐसा सवाल जिसका आंसर येस या नो में किया जा सकता है, तो उसका आंसर करने के लिए हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ इफ़ का इस्तेमाल करें, वो वेदर की स्पेलिंग गलत कर दें, वो पर वाला वेदर लिख के आ जाते हैं। बहरहाल, अगर एक ऐसा सवाल है जिसमें येस या नो में आंसर नहीं किया जा सकता, आप लाहौर कब जाएंगे, तो इसका आंसर येस या नो में तो नहीं किया जा सकता, तो इसको आप उसी वर्ड से स्टार्ट करेंगे जिस वर्ड से वो क्वेश्चन स्टार्ट हुए, जैसे हमने पीछे स्लाइड में किया है। आई होप कि वो आपको स्लाइड्स याद होंगी, लेकिन आगे मैं आपसे दोबारा डिस्कस करता हूँ उसको। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास जो हमने क्वेश्चन किया था कि हाउ मच प्रिपरेशन हैव यू टेकन फॉर द अपकमिंग HSSC एग्जाम, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, आगे आपको साइन भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये येस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, तो हमने इसका आंसर भी हाउ से ही किया, ठीक है। हाउ मच प्रिपरेशन हैव यू टेकन फॉर अपकमिंग HSSC एग्जाम, तो हमने इसका आंसर क्या किया, हाउ मच प्रिपरेशन शी हैड टेकन फॉर अपकमिंग HSSC एग्जाम। लेकिन अभी आप इस स्लाइड को देखें, मैंने आपके लिए उस कॉन्टेक्स्ट को चेंज किया। सोहेल सेड विल यू प्रिपेयर चैप्टर 2 फॉर द पेपर, रूपा सेड यस श्योर। तो अब देखें कि जो सवाल है विल यू प्रिपेयर चैप्टर 2 फॉर द पेपर, तो इसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है। तो इसको आपने कैसे चेंज करना है, सोहेल आस्क्ड रूपा, वेदर लगाएंगे या इफ़ लगाएंगे। सोहेल आस्क्ड रूपा इफ़ शी वुड प्रिपेयर चैप्टर 2 फॉर द पेपर। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक तो दैट यूज़ नहीं किया, बहुत गौर से सुनिएगा, इसमें हमने दैट यूज़ नहीं किया, और हमने यहाँ पे इफ़ यूज़ किया, क्योंकि ये वो सवाल था जिसका आंसर येस या नो में किया जा सकता था, और एंड पे फुल स्टॉप ही आएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये भी बच्चे गलती करते हैं। और इसके साथ साथ इंटेरोगेटिव से हट के मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दी कि रूपा सेड यस श्योर, अगर हाल ही यस होता रूपा सेड यस, तो मैंने आपको कहा था ना बाज़ दफ़ा सिंगल वर्ड भी आ जाते हैं। तो सिंगल वर्ड्स को हमने कैसे करना होता है, हमने कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। सवाल ये था कि विल यू प्रिपेयर चैप्टर 2 फॉर द पेपर, तो आंसर ये बनता है येस आई विल प्रिपेयर चैप्टर 2 फॉर द पेपर। इस पूरे को कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ येस लिख दिया गया। तो इसका जब हम आंसर कहेंगे, रूपा रिप्लाइड इन एफर्मेशन, एफर्मेशन का मतलब है उसने असबात में जवाब दिया, यानी कि हाँ में जवाब दिया। अगर वो नो बोलती तो हम कहेंगे रूपा रिप्लाइड इन नेगेशन या रूपा रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों ये टर्म्स आप याद रखिएगा। रूपा रिप्लाइड इन इन्फॉर्मेशन दैट शी वुड श्योरली प्रिपेयर चैप्टर 2 फॉर द पेपर, उसने कहा येस श्योर, अगर हाल ही येस होता तो फिर हम लिख सकते थे रूपा रिप्लाइड इन इन्फॉर्मेशन दैट शी वुड प्रिपेयर चैप्टर 2 फॉर द पेपर। तो आपने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस को हमें जहन में रखना होता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं। आप में से आधे स्टूडेंट्स तो घबरा गए होंगे, यार ये तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ रही हैं। आई हैव ऑलमोस्ट 25 to 30 पैराग्राफ्स, और उसमें मैं कुछ पैराग्राफ्स ऐड करूँगा। आई विल मेक अ डॉक्यूमेंट ऑफ 50 सच कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ का, जिसको भी आपके साथ शेयर करूँगा, उसकी इनडायरेक्ट स्पीच भी आपके साथ शेयर करूँगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने 50-60 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर ली तो आई एम 100% श्योर कि वो पेपर में फुल मार्क्स लेगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद कुछ और सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे आपसे पहले भी डिस्कशन हुई थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हुक्मिया जुमले होंगे या इल्तिजाइया जुमले होंगे, कोई जुमले जिसमें ऑर्डर किया जाए या जिसमें कोई इल्तिजा की जाए, रिक्वेस्ट की जाए, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन सेड टू लीजा ओपन द डोर प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट को शो करता है। जॉन रिक्वेस्टेड लीजा पोलाइटली टू ओपन द डोर।
तो हम ऐसे सेंटेंसेस को यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम टू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है ही सेड टू मी डू योर होमवर्क नाउ, अभी अपना काम करो। तो ही ऑर्डर्ड मी, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ का वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे पोलाइटली और रिक्वेस्टेड नहीं लिखा, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी टू डू माई होमवर्क देन, अब नाउ देन में चेंज हो जाएगा, ये चेंजेस आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको हम टू से स्टार्ट करते हैं, टू ओपन द डोर, टू क्लोज द डोर, इस तरीके से हम उसको करते हैं। बाकी एग्जांपल्स आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये होती है कि उसको अपनी मिस्टेक्स पता होती हैं, और जब आपको बाकी बच्चों की मिस्टेक्स भी पता चलेंगी कि बच्चे इस क्वेश्चन को लेके क्या मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स रिजेक्ट होते हैं, तो आप जब उन पे काम करेंगे तो आपका बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। तो देखते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसमें बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन को लेके, नरेशन को लेके वो मिस्टेक्स नॉर्मली कंपैरेटिवली ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में उनके मार्क्स रिजेक्ट होते हैं। सबसे पहले जो मिस्टेक है वो उनकी इनकरेक्ट टेंस की है। तो आपको जैसे मैंने बता दिया कि आपके पेपर में जो कॉन्टेक्स्ट आएगा, जो पैराग्राफ आएगा, उसमें चेंजेस लाजमी करनी होंगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में हुआ तो टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके पेपर में 99% वही पोर्शन आएगा जिसमें आपको टेंस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका पास्ट टेंस में ही आएगा। अगर आपने चेंज ही नहीं करना तो सिर्फ दैट लगाने के और प्रोनाउन को चेंज करने के नंबर तो नहीं मिलेंगे आपको, तो ऑब्वियसली आपको टेंस वहाँ पे चेंज करना होगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक क्लू है। तो आपने टेंस को बड़ी ध्यान से चेंज कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टेंस को कहाँ पे चेंज करना है। तो उसके लिए जो आपको प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। सेकंड जो बच्चों का इशू आता है वो चेंज प्रोनाउन का। देखें, पहले दो मिस्टेक्स वही मैंने यहाँ पे मेंशन की जो मैं आपको शुरू से हाईलाइट कर रहा हूँ कि एक टेंस का चेंज और एक प्रोनाउन का चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे इसको गलती करते हैं। और अगर आपका इन दोनों का चेंज ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत अगर आपने वायलेट किया तो एग्जामिनर थोड़ा सा आपको जो है स्पेस प्रोवाइड कर ही देता है। तो टेंस के लिए उस स्लाइड को आप दोबारा से देखिएगा, अपने पास नोट कीजिएगा, और प्रोनाउन के लिए आपने वो सन वाला फार्मूला आपने याद करना है। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट है, यूजिंग द रॉन्ग रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपका रॉन्ग यूज़ होता है। हाँ, ये एक डिस्कशन बीच में रह चुकी थी जिसके बारे में शायद मैंने स्लाइड नहीं बनाई, कि आपके ज़रिए भी क्वेश्चन होगा कि हम आस्क कब यूज़ करेंगे और रिक्वेस्ट कब यूज़ करेंगे। थोड़ी सी आपने जब उन पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है तो ये आपको चीज़ समझ आ जाएगी। आई होप कि इतना थोड़े बहुत आप इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे कि जब आपने कोई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें सवाल पूछा जा रहा होता है, तो आप वहाँ पे आस्क का वर्ड यूज़ करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे टोल्ड कहाँ पे यूज़ करना है। टोल्ड का जो लफ्ज़ी मतलब है होता है बताना, बताया बेसिकली, क्योंकि पास्ट फॉर्म में है। तो अली सेड आई एम गोइंग टू लाहौर, तो अली ने कहा मैं लाहौर जा रहा हूँ। तो ज़ाहिर है अली ने कहा मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो अली मुझे कुछ बता ही रहे ना। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप अली टोल्ड यूज़ करते हैं नॉर्मली, लेकिन आप गलत यूज़ करते हैं। टोल्ड तब यूज़ करेंगे जब आपको ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। अली सेड टू अहमद जब होगा तो फिर आप टोल्ड यूज़ करेंगे। इस बात को दोबारा सुनिए, अगर लिखा हुआ है अली सेड आई एम गोइंग टू लाहौर, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि अली टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग टू लाहौर, नहीं, गलत हो जाएगा। जब आपका जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का पोर्शन है जहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है, अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप वहाँ पे टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ आप टोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। उसके बाद ओमिटिंग और यूजिंग द रॉन्ग कंजंक्शन लाइक दैट और इफ़। आपको पता होना चाहिए दैट कहाँ पे यूज़ करना है। रॉन्ग से मुराद यहाँ पे ये है कि दैट नहीं आता वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ पे दैट प्लेस कर लेते हैं, और वहाँ पे इफ़ नहीं आता और आप वहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। इफ़ तो आपको पता चल गया कि हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। अगर एक बच्चा लिखता है इफ़ भी यूज़ कर रहे और साथ में दैट भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। उसके बाद रिटेनिंग क्वेश्चन फॉर्मेट इन इनडायरेक्ट स्पीच इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्टेटमेंट। हाँ, रिटेनिंग क्वेश्चन फॉर्मेट से मुराद ये है कि जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि आप वहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं, आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब वो किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो एंड पे वो फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो जब आपने उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया फिर आपने उसके एंड पे फिर मार्क नहीं लगाना, बल्कि आपने वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों की। उसके बाद जो अगली गलती यहाँ पे मेंशन की गई है, फॉरगेटिंग टू चेंज वर्ड्स इंडिकेटिंग टाइम एंड प्लेस। नाउ को देन में चेंज करना है या टुडे को दैट डे में चेंज करना है। ये चेंजेस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इन पे आपने वर्किंग करनी है। छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स अपनी नोट्स के साइड पे बना लें, वहाँ पे 8-10 किस्म के जो चेंजेस इनको लिख लें और एक दफ़ा देख लेंगे इंशाल्लाह दोबारा इसकी गलती नहीं होगी।
उसके बाद इनकरेक्टली कन्वर्टिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं, आपसे डिस्कशन हुई, और अगर आप उस टू का इस्तेमाल नहीं करते तो ऑब्वियसली उसके एक फॉर्मेट आपका चेंज हो जाएगा, तो वो भी गलती है। उसके बाद मिक्सिंग अप रिपोर्टेड स्पीच रूल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्वेश्चन, कमांड्स एंड स्टेटमेंट। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस एक ही वक्त में हो रही होती हैं, तो बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो जितना आप इस लेक्चर को 1-2 दफ़ा सुने, अपने नोट्स बनाएं, पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और ज़ाहिर है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, व्हाट्सएप का नंबर आपके पास मौजूद है, अगर आपको कोई नहीं चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, तो बस इसका जो लुब्बे लुबाब है वही है। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारी चेंजेस, जो बहुत ज़्यादा चेंजेस थी, आपको मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं आपकी क्यूरीज़ की जानिब, आपके क्वेश्चंस क्या थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, लेकिन शायद आप मेरे पास जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे यूट्यूब फैमिली है वो बहुत लाइक बच्चे हैं, उनको इस टॉपिक में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम मैसेजेस रिसीव हुए, मेरे पास सिर्फ 3 मैसेजेस रिसीव हुए, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या उनके कंसर्न्स थे। ब्लैक शैडो का मैसेज था कि फॉर मी इट्स ईजी टू चेंज द नरेशन व्हेन इट्स नॉट पैराग्राफ, बट कैचिंग इट अप इन पैराग्राफ टेक्स अ बिट लॉन्गर देन इंडिविजुअल सेंटेंस डियर टीचर। हाँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपके कोर्स में पैराग्राफ की सूरत में है तो थोड़ा सा आपको जो है वो मसला हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपकी बेस अच्छी है और आपको पैराग्राफ, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, अगर आपको सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आता है, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सर्टेन चेंजेस, कंटेक्चुअल चेंजेस आपको ने करनी है, और वो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। सेकंड मैसेज आया अनस मोहम्मद का, और वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्लीज़ फोकस ऑन द पैराग्राफ नरेशन, इट्स अ रियल इशू फॉर मी। तो हमने बात जो की वो पैराग्राफ पे की, और आपको समझाने के लिए मैंने 2-3 पैराग्राफ भी यहाँ पे उनके थ्रू भी आपको समझाया, और बाकी जो PDF है वो मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, और आई होप कि आप इसे कंसीडर करेंगे। इट टेक्स टाइम, और जैसे कि आप स्लाइड्स देख रहे हैं, ये सारे एरोज़ और वो सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत टाइम लगा के बनाई हैं। तो अभी तो मेरे ईडियम्स के वो जो फ़ाइल है वो मैंने अभी अपलोड नहीं की, उस पर काफ़ी मेरी वर्किंग रहती है। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं ये पैराग्राफ भी आपको शेयर कर दूँगा वहाँ। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पर इसका लिंक आपको मिलेगा। थर्ड जो मैसेज आया वो शहज़ादी का मैसेज था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हैप्पी टीचर्स डे। बहुत शुक्रिया। हैविंग अ टीचर लाइक यू इज़ रियली गॉड ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस, especially in our tough times. Thank you so much for growing the seeds that last a lifetime. बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं एक्सपेक्ट यूट्यूब फैमिली से नहीं कर रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि यहाँ पे मुझे टीचर्स डे पे मैसेजेस आएंगे। ब्लैक शैडो का मैसेज भी मुझे आया था, और इनका भी मुझे मैसेज आया, और इन्हें विश किया। बहुत शुक्रिया आपका। ये टॉपिक से ज़ाहिर रिलेटेड नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसके कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि रिप्लाई किया था, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, और इतनी मोहब्बत देने का, और इतनी सपोर्ट, और इतना यही चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट कर रही होती हैं। तो मेरी कोशिश भी ये रही कि इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को एक ऐसा बनाया जाए, ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि आप उसको एंजॉय करें। और यू कैन सी फ्रॉम माई स्लाइड्स कि कितनी उसमें जो है वो रंग भरे होते हैं। वो इसीलिए भरे होते हैं ताकि आप इस प्रोसेस को एंजॉय करें, क्योंकि ग्रामर स्पेसिफिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बोरिंग सी चीज़ है। उनको नहीं समझ आती तो बस नहीं समझ आती। तो कोशिश ये थी कि उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया जाए ताकि आप उसको एंजॉय करें। तो आई होप कि जो आपके मैसेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं उससे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इन स्लाइड्स को एंजॉय भी कर रहे हैं और आपको समझ भी आ रही है। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, और कोशिश मैं करता हूँ कि जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूँ PDF के थ्रू, वो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं और कनेक्टेड हैं इस चैनल के साथ, तो इंशाल्लाह यू विल सी द चेंज। So this was all about today's discussion. That was a long discussion. लेकिन ये कि ये टॉपिक आपको अगर एक दफ़ा नहीं समझ आया तो आपने इस वीडियो को दोबारा से देखना है, और 2 से 3 दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से क्लियर हो जाएंगी। जो PDF आपके साथ शेयर करूँगा उसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एंड कोशिश करें कि हफ्ते में 2-3 दिन निकाल के, या एक दिन कम से कम निकाल के 2-3 पैसेजेस की आपने लाजमी जो है वो नरेशन की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी पंक्चुएशन मार्क्स पे। वो भी एक डिटेल डिस्कशन होगी। इट सीम्स वेरी सिंपल टॉपिक, लेकिन हमारे पेपर में 4 मार्क्स का आते हैं, एंड अगर सिंपल है तो फिर वी शुड गेट फुल मार्क्स, और इंशाल्लाह पंक्चुएशन मार्क्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे उस वीडियो में। तो उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।